Good morning, myself Amit Verma, IMX Akash faculty. Today in this video lecture we are going to introduce Coulomb's law. देखो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग Coulomb's law के बारे में स्टडी करेंगे कि Coulomb's law बेसिकली है क्या। समझते हैं इसको कि अगर यहाँ पे हम चार्ज अगर यहाँ पे चार्ज Q1 रखे हैं और यहाँ पे चार्ज Q2 रखे हैं, ठीक है, तो Q1 Q2 में पोलरिटी सेम है, मतलब लाइक चार्जेस है। तो हम लोग को पता है कि लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। अगर यहाँ पे माइनस Q1 रखें और यहाँ पे प्लस Q2 रखें, ठीक है, तो यहाँ क्या अनलाइक चार्जेस है, तो हम लोग को पता है ना अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, तो रिपल्सन का क्या मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है तो अट्रैक्शन का क्या मैग्नीट्यूड है। इस मैग्नीट्यूड को कौन बताता है, कूलम्ब्स लॉ। तो बाय द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो बताओ एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कैसा फोर्स है, हम लोग बोल सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहने का मतलब दो बॉडी के ऊपर चार्ज है, ठीक है, तो जो दो बॉडी के ऊपर चार्ज में अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, और दोनों चार्ज रेस्ट पे है, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या हमने बोला, इसको हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है एक तरह का, ठीक। सेकंड बोल सकते हैं इट इज यूज्ड टू फाइंड, क्या बोल सकते हैं, इट इज यूज्ड टू फाइंड the magnitude of attraction or repulsion between two charges, ठीक है। तो दो चार्जेस के बीच में कितना अट्रैक्शन हो रहा है, कितना रिपल्सन हो रहा है, ये हम कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि कूलम्ब्स लॉ आखिर क्या एक्सप्रेशन बताता है। तो एक्सप्रेशन इसका बिल्कुल इस तरह से, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन क्या है, R है, ठीक है। तो हमको ये पता करना है कि Q1 Q2 के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ये यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये हम कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि फोर्स जो होगा दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। सेकंड ये बोल सकते हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स है, तो रिपल्सिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, और जो मतलब रिपल्सिव फोर्स है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करते हैं, ऑन इक्वेटिंग लिखेंगे, ऑन इक्वेटिंग, देखो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड कौन सा 2। अगर दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो तो इक्वेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय क्या मिलेगा, R स्क्वायर, है ना, मिलेगा ना। अब यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया है तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट है, आपके उस कांस्टेंट का नाम है K, ठीक है। तो यहाँ पे K Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे R स्क्वायर, ठीक है। ये K जो है हमारा, ये जो हमारा K दिख रहा है, ये जो K दिख रहा है, इस K को हम लोग कहते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, कूलम्ब कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं, या इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और क्या बोलते हैं इसको बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान रखना है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो K का कितना मैग्नीट्यूड होगा, तो K का मैग्नीट्यूड होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर, ठीक है। एक चीज और समझना है कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये बस एक कूलम्ब कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम ये बोल सकते हैं इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन टू बॉडी, ठीक है। तो ये इस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि दो बॉडीज के बीच में मीडियम कौन सा है, ठीक है। मतलब दो बॉडी के बीच में मीडियम अगर एयर है तो कूलम्ब फोर्स का कुछ और वैल्यू होगा, दो बॉडी के बीच में अगर मीडियम वाटर है तो कूलम्ब फोर्स का कुछ और वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा। देखो इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि K का जो वैल्यू है, K का वैल्यू होता है, एक और वैल्यू होता है 1/4πε0, ठीक है। देखो बेसिकली इसका नंबर में जो वैल्यू था वो नंबर में वैल्यू कितना था, तो 9 × 10⁻⁹ हम लोग देखें ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये तुमने देख लिया, ठीक है। अगर इसका अगर एक्सप्रेशन में अगर कोई वैल्यू पूछे कि एक्सप्रेशन में इसका वैल्यू होता कितना है, तो हम बोलेंगे K = 1/4πε0, ठीक है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट समझो,
के का वैल्यू होता है, हम बोले अभी ना कि के का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो दो बॉडी के बीच में कौन सा मीडियम हमने प्लेस किया उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो जो मीडियम का जो परमिटिविटी है ना यही है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी ऑफ यहाँ पे फ्री स्पेस बोला जो हमने, ठीक है, यहाँ पे जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कब बोला? ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तब बोलेंगे तब दो चार्जेस यहाँ पे Q1 Q2 है, उसको जो वैक्यूम में हम लोग प्लेस करेंगे, कहाँ प्लेस करेंगे? वैक्यूम में। तो जब दो चार्जेस को Q1 Q2 को जब वैक्यूम में प्लेस करेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट, इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। अब सपोज करो ये Q1 Q2 तो वैक्यूम में था, सेकंड केस में हम क्या करते हैं कि Q1 Q2 को हम लोग प्लेस कर देते हैं मीडियम में। Q1 Q2 को कहाँ पे प्लेस कर दिया हमने? मीडियम में। तो जब Q1 Q2 को जब मीडियम में प्लेस करेंगे तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन m। क्या आ जाएगा यहाँ पे? एप्सिलॉन m। तो अब k का वैल्यू को लिखना है, तो k का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई, क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन m बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन m, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन m है इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ, क्या बोलते हैं? मीडियम। क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो देखो एक चीज क्लियर है कि के का वैल्यू, देखो के का वैल्यू का अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो अगर हाँ के का वैल्यू को अगर हम बात करें तो यहाँ पे के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था, लेकिन यहाँ पे के का वैल्यू आ गया एप्सिलॉन m। 1/4 पाई क्या आ गया? एप्सिलॉन m। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कब आया था? जब हम दो चार्जेस को वैक्यूम में रखते थे ना, ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन m कब आया? तब जो चार्जेस को हमने कहाँ पे रख दिया? बताओ कहाँ पे रखे हैं? मीडियम में रखे हैं, ठीक। अब एक चीज और समझो, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो समझना इस चीज को। ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q2 था, दोनों के बीच सेपरेशन क्या था? R। इसको जब वैक्यूम में रखे हैं, कहाँ रखे हैं? वैक्यूम में, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे ये निकालें फोर्स इन वैक्यूम, तो फोर्स इन वैक्यूम क्या बोल सकते हैं? 1/4 पाई वैक्यूम है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। यहाँ पे Q1 आएगा, यहाँ पे Q2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? R²। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए? 1 मान लीजिए, ठीक है। सेम चार्जेस हैं, सेम डिस्टेंस पे है, लेकिन हमने मीडियम को चेंज कर दिया। मीडियम यहाँ पे क्या था? यहाँ पे वैक्यूम था ना मीडियम, यहाँ पे मीडियम है। तो सपोज करो कुछ मीडियम है, वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, कुछ भी मीडियम है, ठीक। तो यहाँ पे वैक्यूम था, इसका परमिटिविटी था एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जब मीडियम आएगा तो यहाँ पे परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन m, ठीक। तो यहाँ पे फोर्स इन मीडियम क्या लिखोगे? फोर्स इन मीडियम लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन m। 1/4 पाई क्या लिखोगे? एप्सिलॉन m। क्या लिखोगे? Q1 Q2 बाई क्या लिखोगे? R²। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? डिवाइडिंग। अब हम लोग क्या करते हैं? देखो अब हम लोग क्या करते हैं? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? बता फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम, ठीक है। अगर डिवाइड करें तो Q1 Q2 R² कट जाएगा, 1/4 पाई कट जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर, यानी यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन m बाई क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम इक्वल टू होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन r। इसी एप्सिलॉन r को हम लोग ये भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन r तुमको दिख रहा है ना, इस एप्सिलॉन r को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। इसको एप्सिलॉन r को हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। या इसी का एक और नाम है, उसको कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कोई अगर ये पूछे कि रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट होता क्या है, तो देखो रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या था? फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम। ऊपर भी फोर्स है, नीचे भी फोर्स है, तो फोर्स का यहाँ भी यूनिट न्यूटन, यहाँ भी यूनिट न्यूटन, दोनों कट जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो एप्सिलॉन r है या इसी को के जो बोलते हैं, इसको रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये कैसा होता है? इट इज यूनिटलेस। क्या बोलेंगे? इट इज यूनिटलेस। इट इज यूनिटलेस एंड कौन सा? डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस क्या? क्वांटिटी, ठीक है।
तो ये यूनिट लेस और कैसा क्वांटिटी है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। कौन, तो एप्सिलॉन आर या के, जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। चलो ओके, थैंक यू।